हेलो फ्रेंड्स, मैं नीरज दुगर आपका इस चैनल में स्वागत करता हूं। आज मैं आपको बताऊंगा कि एनपीएस का जो टीयर 1 अकाउंट है और टीयर 2 अकाउंट है उसमें क्या डिफरेंस है। और इस वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा कि मेरी एनपीएस में इन्वेस्टिंग की क्या क्या स्ट्रैटेजी है। तो आपको क्या करना है, आप ये वीडियो एंड तक देखें और अपना स्ट्रैटेजी मुझे बताएं कमेंट करके कि आप एनपीएस में इन्वेस्ट कैसे करते हैं और आपकी क्या स्ट्रैटेजी है। तो आइए अब समझते हैं। पहले तो हम लोग समझेंगे कि एनपीएस क्या है। एनपीएस है एक रिटायरमेंट स्कीम और पेंशन स्कीम जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टार्ट किया था 2004 में। तो अब एनपीएस में क्या होता है कि उन्होंने दो अकाउंट सेटअप किए, एक टीयर 1 अकाउंट और एक टीयर 2 अकाउंट। तो टीयर 1 अकाउंट में जो भी आपको टैक्स बेनिफिट्स है वो सारे टीयर 1 अकाउंट में मिलते हैं और टीयर 2 अकाउंट में कोई बेनिफिट ऐसा नहीं है। टीयर 2 अकाउंट इसलिए खोला गया है कि आप उसमें वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन कर सकें। तो आइए अब एक एक करके समझते हैं कि इन टीयर 1 अकाउंट में और टीयर 2 अकाउंट में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। पहले तो टीयर 1 और टीयर 2 के टैक्स डिफरेंसेस। ओके, तो जो टैक्सेशन में जो डिफरेंस है, टीयर 1 में आपको तीन तरह के टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं। एक तो पहला तो हो गया एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन का। इसमें क्या है, अगर एम्प्लॉयर आपका कंट्रीब्यूट करता है अंडर सेक्शन 80 CCD 2, इसमें आपको अप टू 10% ऑफ बेसिक सैलरी अगर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करेगा तो आपको उतना टैक्स डिडक्शन मिलेगा। तो फॉर एग्जांपल अगर आपका बेसिक सैलरी 10 लाख रुपीज है तो 10 लाख में से 1 लाख रुपीज का टैक्स डिडक्शन आपको मिलेगा। सेकेंडली, अंडर 80 CCD 1, ये जो 1,50,000 का जो हमारा लिमिट है जिसमें हम लोग को एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, पब्लिक प्रोविडेंट फंड वाला टैक्स बेनिफिट मिलता है, उसमें भी अगर आप एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन एनपीएस में हो रहा है तो वो कंट्रीब्यूशन का आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है। थर्डली, आपको अपने जेब से भी अगर आप 50,000 रुपए इन्वेस्ट करते हैं साल में तो अंडर सेक्शन 80 CCD 1 भी आपको एडिशनल 50,000 रुपए का टैक्स बेनिफिट मिलता है। तो आपको तीन तरह के टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं एनपीएस टीयर 1 अकाउंट। अब आती है एनपीएस टीयर 2 की बारी। एनपीएस टीयर 2 में बेसिकली कोई टैक्स बेनिफिट्स नहीं है आपको। तो आप कुछ भी अमाउंट इन्वेस्ट करें आपको इन्वेस्टमेंट पे कोई टैक्स डिडक्शन नहीं मिलेगा। अब हम लोग डिस्कस करेंगे विड्रॉवल पे क्या टैक्स बेनिफिट है। तो एनपीएस टीयर 1 का जो विड्रॉवल है उसमें आपका जो आप मेच्योरिटी पे एट द एज ऑफ 60 ही विड्रॉ कर सकते हैं। प्रीमेच्योर विड्रॉवल के रूल्स भी है, वो हम लोग अभी थोड़ा देर बाद डिस्कस करेंगे। तो ये जो पहले तो मेच्योरिटी पे जो विड्रॉवल का जो टैक्स बेनिफिट है वो है कि 60% ऑफ द एनपीएस टीयर 1 कॉर्पस आप विड्रॉ कर सकते हैं ऑन मेच्योरिटी एट द एज ऑफ 60, और वो जो 60% का जो अमाउंट है वो आपको विदाउट एनी टैक्स मिलेगा। उसके बाद जो बैलेंस 40% होता है उससे आपको एन्युटी खरीदना पड़ेगा। एन्युटी खरीद सकते हैं, एन्युटी खरीदने पे कोई टैक्स नहीं लगेगा, बट जो आपको जो मंथली जो एन्युटी प्रोसीड्स होंगे वो टैक्सेबल रहेंगे। तो ये ध्यान रखें कि जो 40% बैलेंस बचता है टीयर 1 में उससे आपको एन्युटी खरीदना पड़ेगा और वो एन्युटी टैक्सेबल होता है जो एन्युटी के प्रोसीड्स होते हैं। टीयर 2 में कोई भी टैक्स बेनिफिट नहीं है विड्रॉवल पे। अभी कोई क्लैरिटी भी नहीं है रेगुलेशन में, लॉ में, कि टीयर 2 का टैक्सेशन कैसे होगा। तो आप अज्यूम कर लें कि इसमें आपको टैक्सेशन इक्विटी जैसा ही होना चाहिए। अगर आपका 75% पैसा इक्विटी में पड़ा है तो इक्विटी में जो टैक्सेशन होता है वो अंडर लेस देन 1 ईयर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स लगता है 15% पे, और मोर देन 1 ईयर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स लगता है 10% पे। तो आप सिमिलर टैक्सेशन आप अप्रोच यूज कर सकते हैं इसमें। नेक्स्ट आती है लॉकिंग की बारी। तो टीयर 1 और टीयर 2 में लॉकिंग कितना है। तो टीयर 1 में आपको अप टू 60 लॉकिंग मिलता है, उसके बाद आप विड्रॉ कर सकते हैं, वो मैच्योर हो जाएगा। 60 से भी आप इसको 75 तक एक्सटेंड करके रख सकते हैं। अगर आपको 60 पे विड्रॉ नहीं करना है, आप 60 के बाद कभी भी अप टू 75 ईयर्स ऑफ एज विड्रॉ कर सकते हैं। टीयर 2 में कोई लॉकिंग नहीं है, आप आज इन्वेस्ट करके परसों भी विड्रॉ कर सकते हैं। तो बेसिकली टीयर 1 और टीयर 2 में ये डिफरेंसेस है व्हेन इट कम्स टू। नेक्स्ट लेट अस अंडरस्टैंड द डिफरेंस इन एनपीएस टीयर 1 एंड टीयर 2 का प्रीमेच्योर विड्रॉवल पे क्या डिफरेंसेस हैं। प्रीमेच्योर विड्रॉवल अलाउड है टीयर 1 में ओनली इफ द टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड इज लेस देन 2.5 लाख रुपीज एंड दी टोटल टेन्योर हैज बीन मोर देन 10 ईयर्स। तो आपको 100% प्रीमेच्योर विड्रॉवल अलाउड है। टीयर 2 में अगेन जैसे मैंने बताया कोई रूल्स एप्लीकेबल नहीं होते हैं, आप कभी भी विड्रॉ इन्वेस्ट करके कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं। अब आते हैं पार्शियल विड्रॉवल की बारी। तो अगर आपने सपोज 100 रुपीज टीयर 1 में इन्वेस्ट किया तो आप उसमें से कितना पार्शियली विड्रॉ कर सकते हैं। तो पार्शियल विड्रॉवल का जो पहला रूल है, आपको एटलीस्ट 3 ईयर्स इन्वेस्टेड रहना होगा। उसके बाद आप ओनली 3 टाइम्स विड्रॉ कर सकते हैं ड्यूरिंग द एंटायर टेन्योर ऑफ द एनपीएस टीयर 1। एंड थर्डली, आप एक बार में अप टू 25% ऑफ द टोटल कंट्रीब्यूशन मेड कैन ओनली बी विड्रॉन। और ये विड्रॉवल भी जो भी है वो कोई भी रीजन की वजह से आप विड्रॉ नहीं कर सकते। देयर आर स्पेसिफिकली 4 रीजंस मेंशन करे गए हैं, वो रीजंस की वजह से आप विड्रॉ कर सकते हैं। तो पहला तो हो गया आपको अगर कोई क्रिटिकल इलनेस है तो उसके वजह से, अगर आपको हायर एजुकेशन करना है उसके वजह से किड्स के लिए, सेकेंडली आपकी किड्स की मैरिज है तो उसके लिए, या फिर आपको रेसिडेंशियल पर्पज के लिए घर खरीदना है उसके लिए आप प्रीमेच्योर विड्रॉवल कर सकते हैं। अभी क्लोजर में क्या डिफरेंसेस है। तो जो टीयर 2 अकाउंट है, अगर आप टीयर 1 अकाउंट क्लोज करते हैं तो आपका टीयर 2 अकाउंट ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा और जो भी पैसे है उसमें वो आपको पे आउट हो जाएंगे। बट अगर आपको टीयर 1 कंटिन्यू करना है और टीयर 2 बंद करना है तो आप टीयर 2 बंद कर सकते हैं और टीयर 2 कंटिन्यू कर सकते हैं। अब आते हैं, अब समझते हैं हम लोग, मैं आपको बताऊंगा अभी कि मेरी एनपीएस में इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटेजी क्या है। तो इसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। मैं एम्प्लॉयड नहीं हूं तो मुझे कोई एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन और एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन वाला बेनिफिट नहीं मिलता है, और मैं एनपीएस टीयर 2 अकाउंट में बिलीव नहीं करता हूं क्योंकि उसके जो टैक्स रूल्स है अभी क्लियर नहीं है।
तो मुझे जो टैक्स बेनिफिट्स, अगर टैक्सेशन लॉस क्लियर नहीं है तो मैं उसमें इन्वेस्ट नहीं करता ऐसे प्रोडक्ट में। तो टीयर 2 से मैं अभी थोड़ा दूर रहता हूँ। तो टीयर 2 मेरे लिए आउट ऑफ बाउंड से, मैं टीयर 2 में इन्वेस्ट नहीं करूंगा। तो मैं जो इन्वेस्ट करता हूँ सिर्फ टीयर 1 में करता हूँ। अभी जो मैं इसमें बेनिफिट लेता हूँ वो है अंडर सेक्शन 80 CCD1B, जो एनुअल बेनिफिट है 50,000 रुपीज तक का, वो मैं इसमें लेता हूँ क्योंकि मैं 30% टैक्स ब्रैकेट में हूँ, मेरी वाइफ भी 30% टैक्स ब्रैकेट में, तो हम लोग दोनों मिलकर ये वाला टैक्स बेनिफिट लेते हैं। हम लोग ये कॉन्ट्रीब्यूशन कुछ सालों से कर रहे हैं। तो ये कॉन्ट्रीब्यूशन है जो आपको, अगर आप 20% या 30% टैक्स ब्रैकेट में, तो आपको ये जरूर कंसिडर करना चाहिए और आपको ये 50,000 रुपीज मिनिमम इन्वेस्ट करना चाहिए। एक और स्ट्रेटेजी मैं आपको देना चाहूंगा, अगर आप एम्प्लॉयड हैं, अगर आपका एम्प्लॉयर एनपीएस में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है और आप लॉन्ग टर्म के लिए म्यूचुअल फंड्स में कंट्रीब्यूट करते हैं, तो आप अपने एम्प्लॉयर को रीच आउट करें और उनको बोलें कि वो एनपीएस में कंट्रीब्यूट करना शुरू करें, क्योंकि ये जो 10% ऑफ बेसिक का जो टैक्स बेनिफिट, वो आपके लिए बहुत सारा टैक्स बचा सकता है। तो अगर फॉर एग्जाम्पल आपका बेसिक सैलरी 10 लाख रुपीज है, तो उसमें 10% ऑफ बेसिक हुआ मतलब 1 लाख रुपीज, तो 1 लाख रुपीज आपका एनुअल कंट्रीब्यूशन होगा एनपीएस में। तो ये जो 1 लाख रुपीज है, अगर आप 30% टैक्स ब्रैकेट में आते हैं तो आपको 30,000 रुपीज टैक्स सेव करेगा। तो ये बहुत बड़ा अमाउंट है टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपको ये जरूर करना चाहिए। अगर आपका एम्प्लॉयर नहीं करता है तो आप उनके साथ रिक्वेस्ट करें, उनको बोलें कि, और उनको समझाएं कि जो टैक्स बेनिफिट है वो क्या है, और उनको बोलें कि ये इन्वेस्टमेंट कराना स्टार्ट करें। दोस्तों, मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा तो आप कमेंट करके बताएं मुझे, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।